जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक विशिष्ट कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने बात करी थी विवाह और विवाह में आने वाली परेशानियों के बारे में और एक उचित और सरल समाधान देकर आपका मार्गदर्शन हमने किया था। लेकिन अक्सर भारतीय परिवारों में ऐसा देखा गया है कि विवाह के पश्चात भी संबंध बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी में आपसी तालमेल का अभाव हो जाता है, रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। विवाह इसलिए किया जाता है कि पूरा जीवन सुख में और शांति से गुजर जाए। दो आत्माओं का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन बहुत लंबे समय तक चले। लंबे समय से मतलब जीवन पर्यंत तक चले। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हमारे घरों में डाइवोर्स जैसी परंपराएं मुंह उठाने लग गई हैं। तो क्या कारण है जिसके कारण आज रिश्ते वो मधुर नहीं रहे? सबसे पहले अगर सामाजिक परिवेश में देखें तो समझ की कमी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। आज पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाते, अपनी ईगो को अहम रखते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव खत्म हो गया। परिवारों में मनमुटाव देश बढ़ता जा रहा है। एकाकी जीवन रहने की जो परंपरा विकसित हुई है, डेवलप हुई है आज हमारे महानगरों में, वही भी बहुत बड़ा कारण है परिवारों का विखंडन होने का। क्योंकि जब एकल दंपति अलग से शहरों में महानगरों में रहता है तो परिवार को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता। दूसरी मुख्य समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि शादी के 4-4, 5-5 वर्षों तक लोग संतान उत्पत्ति के बारे में सोचते नहीं हैं और वही एक कारण बनता है कि जो एकाकी जीवन वो जीने लग जाते हैं और एक दूसरे से परस्पर स्नेह उनका खत्म होता चला जाता है। आज इन संबंधों को कैसे मधुर किया जाए, इन संबंधों में मिठास कैसे पैदा की जाए, ये आज हम थोड़ी सी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे और सरल समाधान बिल्कुल कि जिसको आप बिना किसी की सहायता से अप्लाई कर सकते हो, अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को सुख में, आनंद में और शांति में बना सकते हैं। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं वास्तु की। वास्तु में पति पत्नी के प्रेम का आधार की कोई दिशा है, डायरेक्शन है, तो वो है साउथ वेस्ट। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम दिशा पति पत्नी के संबंधों को बहुत मधुर बनाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा के बारे में हमने कल भी बात करी कि व्यवहारिक जीवन को सुखी ग्रस्त जीवन जीने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा का रोल, उसकी भूमिका बहुत अहम है। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर हमारा बेडरूम हो और दक्षिण पश्चिम दिशा में ही हमारा बेड हो और पति पत्नी अगर उस पर सोएं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पैर करते हुए जीवन बिताएं तो उनका जीवन बहुत आनंद से गुजरता है। अन्य दिशाओं में बेड होने से कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो दिशा मानी गई है पति पत्नी को सहन करने के लिए वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। शुरुआत के वर्षों में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा क्योंकि सभी के कमरे, सभी के बेडरूम दक्षिण पश्चिम में बनाए नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? एक परिवार में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, माता पिता हैं, 2 भाई हैं, तो जो नव दंपत्ति हो उसको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस साउथ वेस्ट की देनी चाहिए। माता पिता को अपना कमरा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर लेना चाहिए। लेकिन नवयुगल दंपत्ति को दक्षिण पश्चिम का कमरा ही सोने के लिए देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम अपने घरों में कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। हम क्या करते हैं कि माता पिता तो दक्षिण पश्चिम के कमरे में सालों से सो रहे थे, लेकिन नवयुगल दंपत्ति आता है उसको नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की जोन में हम सुला देते हैं कई बार। तो नॉर्थ ईस्ट में जब नव दंपत्ति सोते हैं तो संतान संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट में जब नव दंपत्ति सोते हैं तो कई बार गृह त्याग जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। तो हमें
थोड़ा सा विवेक रखते हुए, संयम का पालन करते हुए, समझदारी दिखाते हुए नव दंपत्ति को, नव युगल को दक्षिण पश्चिम के कमरे में ही सुलाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं विशेष उपाय? कमरे के साउथ वेस्ट में, बेड के पीछे की तरफ साउथ वेस्ट, क्योंकि दिशाएं 16 होती हैं, एक कमरे को भी अगर 16 दिशाओं में डिवाइड करेंगे तो हम देख लें कि साउथ वेस्ट हमारे कमरे का कहाँ आ रहा है, सही दिशा में हम उसको प्लेस करें। शादी के, विवाह की जो सुंदर सी फोटोग्राफ्स हों उनको दक्षिण पश्चिम में हम लगाएं, दक्षिण पश्चिम की दीवार पर लगाएं, तो निश्चित ही हमारे प्रेम संबंधों में वृद्धि होती है। कल हमने आपको बताया था कि जिनका विवाह नहीं हो रहा हो वो मेरिडियन डक्स के जोड़े रख सकते हैं, रोज क्वार्ट्स के ग्रेप्स रख सकते हैं। तो अगर विवाह संबंधों में, वैवाहिक संबंधों के पश्चात भी कोई मनमुटाव या देश रह रहा है तो भी मेरिडियन डक्स और रोज क्वार्ट्स के ग्रेप्स दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखने से प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, उन संबंधों में आनंद और प्यार का भाव बढ़ता है। ऐसा एक छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं। दूसरा, लव बर्ड्स की फोटो भी हम वहां लगा सकते हैं। प्यार करते हुए पक्षी युगल साउथ वेस्ट में अगर ऐसी फोटो लगाई जाए तो निश्चित ही हमारा प्रेम आपस में बढ़ेगा। तीसरा हम उपाय क्या कर सकते हैं? जब आप रात को बेडरूम में सोने के लिए जाएं तो एक कोई छोटी कटोरी लें, दीपक आदि ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कपूर और एक लौंग का जोड़ा अपने बेडरूम में सोने से पहले जला दें। कपूर के ऊपर 2 लौंग का जोड़ा रखें और उसको जला दें। उसकी फ्रेगनेंस से आपका कमरा भी महक उठेगा और जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके कमरे में, वो भी पलायन कर जाएगी। दूसरा उपाय, जब भी आप बेडरूम में जाएं तो परफ्यूम, और विशेषकर महिलाओं के उपयोग में आने वाली परफ्यूम अपने बेडरूम में स्प्रे करें। उस फ्रेग्रेंस से आपके लाइफ में रोमांटिक मूड बनेगा, आपकी लाइफ में प्यार और तेजी से बढ़ेगा। ऐसा उपाय हम कर सकते हैं। कभी भी नवयुगल दंपत्ति के कमरे के बेडरूम में बेड के ऊपर डार्क कलर की, ब्लैक, ग्रीन ऐसी चादरें उपयोग, नीली, ब्लू कलर की चादरें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। वहां खिलते हुए कलर, पिंक, रेड, ब्राइट कलर, ऐसी चादरों को हमें उपयोग में लेना चाहिए, जिससे भी उनके प्रेम संबंध में वृद्धि होती है। और एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं, दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक येलो कलर का बल्ब आप परमानेंट जलाकर रखें। यह भी आपके प्रेम संबंधों में मधुरता पैदा करेगा, आपके गृहस्थ जीवन में आनंद पैदा करेगा। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी गृहस्थी बहुत आनंद में, सुख में चलेगी। तो कोई दोस्तों, ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत आसान उपाय हैं जिनको कोई भी कभी भी कर सकता है। आइए ज्योतिष के बारे में समझते हैं कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी गृहस्थ जीवन के सुखों के बारे में क्या कहती है। ज्योतिष के हिसाब से 7th हाउस का मालिक अस्त हो, बकरी हो, नीच हो या 6-8 बारहों के ग्रहों के साथ संबंध स्थापित कर रहा हो तो गृहस्थ जीवन खराब होता है। दूसरा, सप्तमेश अच्छी स्थिति में ना हो तो गृहस्थ जीवन भी खराब हो जाता है। पुरुष के लिए शुक्र का अच्छा होना, उस पर किसी पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो, पापी ग्रहों के साथ उससे संबंध स्थापित नहीं किया हो तो भी गृहस्थ जीवन हमारा अच्छा होता है। स्त्री की कुंडली में मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर की स्थिति अच्छी हो तो गृहस्थ का सुख हमें मिलता है। ये तीनों ग्रह और सप्तम भाव, तीनों ग्रह कौन कौन से? मंगल, बृहस्पति और शुक्र, अगर ये हमारी कुंडली में अच्छे हैं, किसी पापी ग्रहों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर रहे, 6-8 बारह के ग्रहों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर रहे, तो हमारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलता है। दूसरा, सप्तम भाव का अच्छा होना भी, सप्तम भाव में राहु और शनि एक साथ ना बैठे हों, शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो, राहु की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो भी हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। तो अगर ऐसा कोई दोष हमारी कुंडली में है, हमारी पत्रिका में है, पति पत्नी या हमारे बच्चों की ऐसी संतानों की कुंडली में ऐसा कोई योग है जो सप्तम भाव को और इन तीनों ग्रहों को खराब कर रहा हो, तो उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप उसका निवारण कर सकते हैं। और एक बार आप अगर निवारण कर देते हैं तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलता है। दूसरी बात,
आज कुंडली मिलान की परंपरा बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम अधिकतर रिश्तों को, अच्छे रिश्तों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं, जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। हम क्या देखते हैं कि गुण नहीं मिल रहे। हमें गुण मिलाना बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रह मैत्री हमारी अच्छी है, लड़के और लड़की की ग्रह मैत्री अच्छी है, तो गुण मिलाना कोई आवश्यक नहीं है। गुण चाहे 5 भी मिल रहे हो, 10 भी मिल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रह मैत्री दोनों के बीच में अच्छी होनी चाहिए। ग्रह मैत्री अच्छी है तो कुंडली का सारे दोष ठीक हो जाते हैं, सारे दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा विवेक रखते हुए अच्छे रिश्ते जब हमारे पास आए, अच्छे संबंध जब हमारे पास आए, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा चले। ग्रह मैत्री अच्छी होगी तो निश्चित ही गृहस्थ का सुख भी हमारे बच्चों को, हमारी संतान को अच्छा मिलेगा। बात करते हैं आगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पत्नी पत्नी दोनों का अगर 5 नंबर हो, डायरेक्ट 5 नंबर हो, पर्सनैलिटी नंबर 5 हो और डेस्टिनी नंबर भी दोनों का 5 हो, तो कभी भी ऐसे स्त्री पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उन दोनों के बीच में हमेशा संबंध कभी मधुर नहीं हो पाएंगे। इस चीज से हमें ध्यान रखना चाहिए। आओ बात करते हैं महामृत्युंजयी, अमृतमयी, आनंदमयी भक्तामर स्तोत्र की, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम हमारा भक्तामर और भक्तामर से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन बाकी जो हम आपको बता रहे हैं ये उपाय तो आपके लिए सब्स्टिट्यूट हैं, सेकेंडरी ऑप्शन है। सबसे अच्छा भक्तामर में 2 काव्य बताए गए हैं गृहस्थ संबंधों को अच्छा करने के लिए। विवाह किसी का नहीं हो रहा तो हमने कल बताया था कि 12वें नंबर काव्य का पाठ करना है। लेकिन अगर गृहस्थ संबंधों में मधुरता नहीं है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो भी हमें भक्तामर स्तोत्र के 12 नंबर का पाठ हम पति पत्नी मिलकर दोनों करें, तो हमारे गृहस्थ में सुख और आनंद और प्रेम, प्यार, मधुरता, बहुत ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। दूसरा काव्य 21 नंबर काव्य है। 21 नंबर काव्य पति पत्नी के बीच में समझ पैदा करता है, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। तो भक्तामर स्तोत्र की ये 12वां काव्य और 21वां काव्य है। देखा जाए तो दोनों का नंबर 1 और 2, 3 आता है, 2 और 1, 3 आता है। ये दोनों काव्य जुपिटर ग्रह को इंडिकेट करते हैं। बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छा हो तो ही गृहस्थ जीवन का सुख हमें अच्छे से मिल पाता है। और दोनों काव्य, सबसे अच्छी बात मानतुंग स्वामी इन दोनों काव्यों के माध्यम से प्रभु के गुणों का स्मरण, प्रभु के रूप और सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पहले काव्य में, 12वें काव्य में उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारे जैसे सुंदर, तुम्हारे जैसा रूपवान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो 21वें काव्य के माध्यम से वो भी फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने संसार में बहुत सारे देवी देवताओं को देखा, लेकिन मेरी दृष्टि कहीं पर भी नहीं रुकी। अब मैंने जब आपको देखा है तो मैं अब किसी और को देखना नहीं चाहता। तो ऐसा सुंदर वर्णन मानतुंग स्वामी ने इन दोनों काव्यों के माध्यम से किया है। दोनों काव्य जीवन के सुख को बढ़ाने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। मन्नेवरन् हरिहरादय एवे दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयन् त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवेता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। बहुत सुंदर काव्य है। इस काव्य के बारे में अगर आपको और विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट करें और इसके पूरे में पूरी व्याख्या, पूरा अर्थ, पूरा अनुवाद आपको पूरे 2 घंटे की वीडियो में आपको वहाँ देखने को मिलेगा, जिससे आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि श्लोक पढ़ने की जो सही विधि है वो विधि गिनतियाँ नहीं है, काउंटिंग करना नहीं है। श्लोक पढ़ने की जो सही विधि है वो ये है कि हम उसके भाव को, उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को, उसके क्या उस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, अगर ये हमें समझ में आ गया, उसके भाव हमारे समझ में आ गए, तो जीवन का हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है आपसे कि जीवन में, गृहस्थ जीवन में कभी कोई परेशानी हो, कोई संबंध में दिक्कत आ रही हो, पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो, पत्नी घर छोड़ के चली गई हो, पति घर छोड़ के चला गया हो, तो इस काव्य 12वें और 21वें काव्य का प्रातःकाल
ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक कम से कम 27 बार काव्य का उच्चारण, 108 बार रिद्धि मंत्र का उच्चारण, 108 बार मंत्र जाप का उच्चारण हम करें तो निश्चित ही हमारे प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य सुख हमें मिलने लगेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमें समझदारी भी दिखानी है, हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास भी पैदा करना है, एक दूसरे के प्रति संयम बरतना है। छोटी छोटी ईगो जो हमारी बनाकर हम बैठे हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, मेरी वाइफ ने ये कह दिया, मेरे इन लॉज ने कह दिया, हम इन सब बातों को भूलकर अपने आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य को सुखद में, आनंद में बनाते हुए वर्तमान में भी आनंद से जीना है और भविष्य को भी सुंदर बनाना है। तभी हमारे इस जीवन की और इस भक्तामृत के इस काव्यों की पढ़ने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। क्योंकि अगर हम कंप्लेंट करेंगे, अगर हम शिकायतें करेंगे तो जीवन कभी भी सुचारू और आनंद रूप से नहीं चल पाएगा। मानतुंग स्वामी उस बंदी गृह में जहाँ बेड़ियों और बंधनों से बंधे हुए थे, वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान तुमसे सुंदर, तुमसे गुणवान, तुमसे रूपवान इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कमियां तो वो भी निकाल सकते थे, राजा भोज में कमी निकाल सकते थे। वो मानतुंग स्वामी भगवान आदिनाथ को कंप्लेंट कर सकते थे, शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिकायतें नहीं करी। उन्होंने उस मर्म को समझा और प्रशंसा के भाव पैदा करे। पूरा भक्तामृत स्तोत्र भगवान ऋषभदेव की स्तुति, उनका गुणानुवाद करते हुए लिखा गया है। अगर हम भी जीवन में समस्या सबके साथ जीवन में रहती है, गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर हम एक दूसरे का, जब स्थिति विपरीत हो, मूड खराब हो, गुस्सा आ रहा हो, चाहे पत्नी को आ रहा हो, चाहे पति को आ रहा हो, चाहे फैमिली मेंबर्स को आ रहा हो, अगर हम उनकी प्रशंसा करने लग जाएं, उस समय उन क्षणों को याद करें कि मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे घर वालों ने मेरा कितना सपोर्ट किया, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुख में और आनंद में हो जाएगा। विस्तार से व्याख्या के लिए आप हमारी वेबसाइट www.भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ इस काव्य के संबंधित पूरी जानकारी, ऑडियो, वीडियो, काव्य मंत्र, रिद्धि मंत्र, श्लोक, हिंदी कार्ड, इंग्लिश कार्ड, सब कुछ मिलेगा। और इसकी पूरी व्याख्या के लिए, इसके अर्थ और अनुवाद के लिए, इसके भावार्थ को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट अवश्य करें। तो वहाँ इसके संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ आज के इस एपिसोड को हम विराम देते हैं।